नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ और मुद्दा है योगी आदित्यनाथ। बहुत सुना था कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देते। योगी आदित्यनाथ संगठन के व्यक्ति नहीं हैं और उनमें अफसरों को हैंडल करने की क्षमता नहीं है, यानी ब्यूरोक्रेट्स को। लेकिन ये जितनी बातें कही गई, ये लगातार पिछले कुछ दिनों से सब चल रहा है ये सिलसिला। लेकिन आखिरकार उन अफवाहों ने दम तोड़ दिया है। उन अफवाहों का दम निकल चुका है। अब वो लोग जो योगी के विरोधी हैं, देखिए बीजेपी में तो है ही एक गुट, देखिए आपस में मतभेद होते हैं। जो योगी के विरोधी हैं पार्टी के अंदर, वो और वो नकली हमदर्द, मैं फिर कह रहा हूं वो नकली हमदर्द जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का हिस्सा है, वो जो जार जार आंसू बहा रहा था, मतलब नकली आंसू, मगरमच्छ के आंसू। उनका कहना था कि देखिए योगी बाबा को हटाया जा रहा है, योगी बाबा के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपको बताऊं, एक रोहिणी सिंह एक पत्रकार है, मैं नहीं जानता कौन है, आई डोंट नो हर। वो सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव रहती हैं। उनका एक ट्वीट मैंने देखा, रोहिणी सिंह का। वो अपने अंदाजे के मुताबिक मनगढ़ंत खबरें सोशल मीडिया पर फैला रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि नोएडा की एक कोठी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिश रची जा रही है उनको हटाने की। मतलब एक सोशल मीडिया टीम हायर की गई है और उसको कुछ बिल्डर्स उसको फंडिंग कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ ये है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खबरें चलाई जाए, उनको जगह जगह प्लेटफॉर्म पर उनको सर्कुलेट किया जाए, और योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़े हुए हैं पार्टी के अंदर लोग। आज मैं संजय सिंह को भी सुन रहा था। संजय सिंह जो बड़बोले नेता हैं आम आदमी पार्टी के, क्या कहने, आम आदमी पार्टी के बड़बोले नेता संजय सिंह कहते हैं कि योगी, हमारे केजरीवाल साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद योगी जी को हटाया जाएगा। तो वो अपने नेता को, जो कि जेल में बंद है, जो कि दिल्ली वालों को पीने का साफ पानी तक नहीं दे पा रहे हैं, वो भी योगी जी पर तबसरा कर रहे हैं। बताइए, हंसी आती है ऐसे लोगों पर, और क्या कहा जाए। तो मैंने कहा ना कि जो नकली हमदर्द हैं योगी के, जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो तक इस तरह की खबरें फैला रहे थे कि योगी जी के साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहरहाल इन अफवाहों ने दम तोड़ दिया। योगी जी दिल्ली आए थे, उनकी जेपी नड्डा से बात हुई थी, और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। देखिए अभी क्या हुआ, ये कब ये हुआ क्यों, असल में पिछले दिनों 14 तारीख को, इस महीने की 14 तारीख को, यानी कि जुलाई 14 को जेपी नड्डा लखनऊ में थे और उन्होंने बीजेपी कार्य समिति की बैठक ली, और उसके बाद वो 15 को भी वहीं थे। उन्होंने वहां नाइट स्टे किया, सबसे बात की। तो उसमें क्या हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट वायरल हुआ। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जानते हैं आप, यूपी के डिप्टी सीएम, और मोदी और योगी जी के प्रबल विरोधी पार्टी के अंदर, कहने की बात ही नहीं है। शुरू से उनका एक ट्वीट वायरल हुआ जिसमें ये लिखा गया कि कोई भी नेता संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस ट्वीट के वायरल होते ही ये अनुमान लगाया जाने लगा कि अब योगी जी की छुट्टी हो रही है। मतलब ऐसा लगा कि पूरा माहौल बना दिया गया है योगी जी को हटाने का, और आज योगी जी आज हटाए जाएंगे, कल हटाए जाएंगे। अभी यहाँ तक आज क्या क्या कहा गया मैं बताऊं, दिन में कुछ खबरें आज सर्कुलेट हो रही थी, किसी अखबार में मैंने देखा, पढ़ते लिखा हुआ था कि योगी जी आज शाम को आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी की गवर्नर है, उनसे मिलने जा रहे हैं। अब संभावना व्यक्त करने लगे लोग कि क्या वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में विधानसभा का मानसून सत्र होने वाला है, जिसमें योगी जी उनको इनविटेशन देने जाने वाले थे और कुछ अन्य मुद्दों पर उनको बात करनी थी। लेकिन लोगों ने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है या योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे। दोस्तों ये किस तरह के, मतलब आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ को हटाना क्या इतना आसान है? कोई सोच सकता है
कि जिस योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को इतना कंट्रोल किया, जो एक लोकप्रिय नेता है बीजेपी का, यानी योगी आदित्यनाथ के साथ ईमानदारी तो साथ में जुड़ी हुई है, एक वो लोकप्रिय नेता भी हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर हालत ये है कि लोग लोग योगी आदित्यनाथ से कनेक्ट हैं। और हर व्यक्ति, मैं सोशल मीडिया देख रहा था, मैं अलग अलग चैनलों में जो चलते हैं नीचे से कमेंट उनको पढ़ रहा था, तो मोस्टली तादाद उन लोगों की है ज्यादातर जो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ बने रहे और उनके नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाए, जो चाहते हैं। तो एक जन नेता होना अलग चीज होती है। और एक केशव प्रसाद मौर्य, वो जरूर संगठन के आदमी हैं, वो उत्तर प्रदेश में संगठन के आदमी हैं, उन्होंने मेहनत भी की। उनको भी दिल्ली बुलाया गया था, वो दिल्ली आए, कल वो मिल के गए थे, और उसके बाद से लगभग बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई। जो धुंधलापन था योगी आदित्यनाथ को लेकर, वो साफ हो गया कि अब आपस में ये सब मिलकर काम होगा और पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाएगा। बहुत बड़ी रणनीति बन रही है। अभी मैं आपको आगे बात करूंगा, जो 10 सीटों पर लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है, उस पर बीजेपी की निगाहें हैं, उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं ये जो बात आपसे कर रहा हूं ना, ये बगैर किसी लाग लपेट के कर रहा हूं और इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है। प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो इस चैनल पर, वीडियो को लाइक जरूर करें और उसको पब्लिक में शेयर करें। जितने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां जहां आप जिस प्लेटफॉर्म पर हो, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि जो भ्रम है वो बिल्कुल दूर हो सके। अब तो वैसे तो भ्रम दूर हो चुका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है भी, वो भी दूर हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि केशव प्रसाद मौर्य संगठन के आदमी है और संगठन के आदमी है और संगठन में उनकी पकड़ है। ये जो मतभेद, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पर जाना चाहता हूँ। ये जो मतभेद हुए थे बीच में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के दौर में के बीच, ये बात है साल 2017 की। साल 2017 में हुआ ये था कि जब विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उस समय केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ी मेहनत की और उनको लगा कि 2017 में उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि उनको, योगी जी को दिल्ली बुलाया गया अचानक और हाईकमान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश संभालना है। बस वहीं से ये खटास शुरू हुई थी, जो आज भी चल रही है। क्योंकि भाई ठीक है, आज वो डिप्टी सीएम है, लेकिन उन्होंने मेहनत की, ये क्रेडिट तो उनको जाता है। हालांकि वो, देखिए, आज भी वो डिप्टी सीएम हैं, उनको बनाया गया। उनकी जो सिराथू सीट थी जहां से वो हार गए, बावजूद उसके उनको बनाया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संगठन के आदमी हैं, वो आरएसएस के बहुत नजदीक है। और योगी जी एक योगी टाइप व्यक्ति हैं और बड़े ईमानदार हैं, बड़े ऑनेस्ट हैं। केशव प्रसाद मौर्य को ये कहकर तो खारिज नहीं किया जा सकता कि वो काम के आदमी नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संगठन में। मतभेद पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत होते हैं। फिर क्या हुआ, 2000 मैं याद बताऊं आपको, 2022 का जो चुनाव हुआ, उस 2022 के चुनाव में भी एक ऐसी ही खबर चली कि फिर केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाएगा, योगी जी को कंटिन्यू रखा जाएगा। फिर उसमें भी थोड़ा विवाद हुआ, तो फिर आरएसएस बीच में आया, दूसरे लोग बीच में आए, बड़े नेता पार्टी के, उसको सॉल्व कर लिया गया, तो फिर से योगी जी को कंटिन्यू किया गया। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि इस बार यानी 2024 में जो चुनाव के जो रिजल्ट आए लोकसभा के, वो बहुत खराब आए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस बार 34 सीटें मिली हैं, कहाँ तो 62 सीटें थी पिछली बार, इस बार 64 सीटें मिली। और उससे पहले जब विधानसभा चुनाव 2017 में हुआ था, बीजेपी की 212 सीटें थी, अलायंस के साथ ज्यादा थी। तो जो ग्राफ बीजेपी का कम हुआ, इसके लिए फिर क्या होता है, जब पार्टी हारती है, और क्योंकि समाजवादी का पार्टी का ग्राफ बहुत बुरी तरह बढ़ा, तो लोगों को लगा कि इस बार बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और सारा ठीकरा जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ने की कोशिश की गई। जबकि ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने तो एक लिस्ट बनाकर भेजी थी आला कमान को कि ये लोग हैं, इन्होंने परफॉर्म किया है, इनके टिकट ना काटे जाए और इनको टिकट दिया जाए। लेकिन योगी जी ने कोई कैंडिडेट तय नहीं किए। तय कौन कर रहे हैं? दिल्ली में उसका जो आला कमान है, पार्टी का हाईकमान, नड्डा, जेपी नड्डा, अमित शाह, इन लोगों ने सब कुछ टिकट देने फाइनल किए। तो अगर वो कैंडिडेट हार गए जिनकी सिफारिश
योगी जी ने नहीं की तो इसमें योगी जी का तो कोई कसूर नहीं है। अब लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच 36 का आंकड़ा है, योगी जी और अमित शाह के बीच दूरी है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब पार्टी को जिताने का मकसद होता है तो ये सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं, इसमें कोई दम नहीं रहता। तो आज क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि आज अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो अफवाहें हैं उनका तो पूरी तरह से तिया पांचा हो गया है कि योगी तो को हटाया जाएगा। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर हटाया जाता तो आप सोचिए योगी आदित्यनाथ क्या आज बैठक करते। आज उन्होंने एक बैठक ली है अपने मंत्रियों के साथ, उन्होंने चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की क्योंकि 10 सीटों पर लोकसभा का उपचुनाव होना है और उसे लेकर पार्टी ने कमर कस ली है। तो आज क्या हुआ है कि कैबिनेट के मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत अहम बैठक की। बैठक तो खत्म हो चुकी है और योगी जी ने कहा है कि सभी को चुनाव के लिए तैयार रहना है और सख्त निर्देश दिए हैं कि अपने जो कि प्रभारी जो है, प्रभारी क्षेत्र में हफ्ते में 2 दिन रहेगा। मतलब जो प्रभारी है ना क्षेत्र का, वो हफ्ते में 2 दिन रहेगा और ईमानदार और जिताऊ प्रत्याशियों का ही चयन किया जाए, सिफारिश करने वाले प्रत्याशी को टिकट न दिया जाए। ये सब बातें हुई। आगे बता दूं, मीटिंग में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रभारियों से मुलाकात की और हर एक ग्रुप से अलग अलग उनके क्षेत्र का हाल जाना। वहीं मुख्यमंत्री योगी की तरफ से सभी 10 ग्रुप्स को निर्देश दिए गए कि सभी को अपने प्रभारी क्षेत्र में हफ्ते में 2 दिन तक रात्रि विश्राम करना है, रात में वहां रुकना है और जब तक कि चुनाव संपन्न न हो जाए तब तक। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है, कार्यकर्ताओं के साथ वेल कनेक्टेड रहना है। संवादहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब संवादहीनता की स्थिति होती है तभी प्रॉब्लम आती है और सबको कार्यकर्ताओं से बात करनी है और फोकस रहना है। क्या फोकस रहेगा? जो बूथ है, बूथ मैनेजमेंट उसको मजबूत करना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट इस बार काफी कमजोर हुआ। जिताऊ प्रत्याशी और ईमानदार प्रत्याशी के चयन की सिफारिश करने वाले प्रत्याशी को टिकट न दिया जाए। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण क्या है, क्या मुस्लिम बहुल विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं और विपक्षी दल के उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, और साथ ही यह भी चर्चा की गई कि मौजूदा समय के हालात क्या है, क्या स्थितियां हैं और पीडीए गठबंधन जो कि कांग्रेस और राहुल गांधी का है, इन क्षेत्रों में अभी तक इसका कितना असर है। तो इस सब वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए और बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि कम से कम 10 में से 7 सीटें इस बार वो उपचुनाव की जीत ले क्योंकि जो लोकसभा में जो हार हुई है, शायद अगर बीजेपी ऐसा कर पाती है तो पार्टी का जो गम है, जो पार्टी के अंदर जो एक क्षोभ है, जो निराशा है, वो कम हो पाएगी। क्योंकि देखिए जब आप जीतते हैं तब सभी लोग साथ आते हैं और हार में सब लोग बिछड़ने लगते हैं, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि कुछ तो हेल्दी क्रिटिसिज्म करते हैं और कुछ जो है अंड संड बकने लगते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते, फलाना नहीं करते, मिलने का समय नहीं देते, उनके ब्यूरोक्रेसी में उनकी पकड़ नहीं है, कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, हमारा जो विधायक होता है वो काम लेके पहुंचता है, वो उसका कोई काम नहीं करता, पुलिस वाले थाने में उसको तंग करते हैं, पकड़ लेते हैं, जब हम मंत्री जी से बात करते हैं तो उनको कोई छुड़वाता नहीं है। इस तरह की 50 शिकायतें कार्यकर्ता करते हैं। तो इस तरह की शिकायतों से और इस तरह की स्थितियों से बीजेपी को ऊपर उठना होगा। एक शिकायत यह भी की जाती है कि जब जब बीजेपी सत्ता में आती है तब तक जो ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये भी जो है ना अपने आप में एक विकट स्थिति है, इस पर भी योगी आदित्यनाथ को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और ये है कि वो सबको अपने भरोसे में लेकर ये काम करें क्योंकि इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेलगाम है, ब्यूरोक्रेट काम नहीं करते हैं। जो आप कोई प्रस्ताव दिया जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके केशव प्रसाद मौर्य है, इन्होंने एक काम के लिए कहा था तो उनके जो उनका जो दिया गया प्रस्ताव था, उनके जो टेंडर थे वो उस वक्त रिजेक्ट कर दिए गए, ऐसी भी खबरें आई। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये गड़बड़ करती है। तो इस तरह की खबरों से इस तरह, क्योंकि फिर क्या होता है, जो मीडिया होता है, जो आज जो हमदर्द बन रहे हैं ना, नकली हमदर्द योगी आदित्यनाथ के, उनके चेहरे उतरे हुए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वही लोग ये कह रहे थे, उनको कोई योगी आदित्यनाथ की सिंपैथी नहीं है, वो तो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ हट जाए।
वो तो चाहते हैं, उनको इससे कोई मतलब थोड़ी है, उनको तो वो तो माहौल बना रहे हैं, वो तो माहौल बना रहे हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, क्योंकि वो उसी का हिस्सा रहे हैं, उसी से उनकी कमाई होती रही है, वही उनके पिछलग्गू बने रहे, तो वो ये चाहते हैं। लेकिन यहाँ अगर आज कोई ये कहे कि वो योगी आदित्यनाथ के बड़े हमदर्द हैं कि इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं कि ये देखिए एक नोएडा के बंगले में पूरी साजिशगाह बनी हुई है, वहाँ योगी के खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको उनके खिलाफ कैंपेन करने की बात, ये जो बातें हो रही हैं, इस चीज से बचा जाना चाहिए, इस चीज पर नजर रखनी चाहिए। तो बहरहाल जो हाईकमान है, देखिए मोदी जी ने भी, आपको बताऊं कि चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बड़ी तारीफ की थी और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। जो प्रधानमंत्री मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी की चॉइस थे वो, जब 2017 में उनको बनाया गया तो बड़ा एक कंफ्यूजन था कि किसको, जीत तो गई थी पार्टी, अच्छी खासी सीटें आई थी, लेकिन फिर ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया, उनको बनाया गया। उसी बात के बाद, उसी घटना के बाद से थोड़ा केशव प्रसाद मौर्य डिमोरलाइज हो गए थे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अपना काम करते रहेंगे, संगठन को मजबूत रहना चाहिए और जरूर बीजेपी इस मामले का कोई ना कोई हल निकाल लेगा। और देखिए, जो पॉपुलर नेता होता है वो लोगों के दिलों पर राज करता है, इसलिए योगी आदित्यनाथ आज लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और पब्लिक भी यही चाहती है कि योगी आदित्यनाथ ही रहे। क्योंकि आज आप सर्वे करवा लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वे करवा लीजिए, लोग योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। देखिए, संगठन चलाना और एक मुख्यमंत्री का चेहरा और वो भी लोकप्रिय होना, इसमें बहुत फर्क है। जैसे आज देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी है, दुनिया में है, बल्कि उनकी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है, तो योगी जी को एक मजबूत लीडर माना जाता है। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ को कुछ लोग कहते हैं कि वो अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये तो खैर बात की बात है, इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल ये सब हुआ है, तो जो लोग ये मान रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, उनकी उनकी जो जिस प्रकार वो सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रहे थे, ट्वीट्स कर रहे थे, उसका दम निकल चुका है। तो इसमें कोई जान है नहीं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।